we are coming only in theaters. There were some articles in the middle saying that I'm releasing here, I'm releasing there, nowhere. I heard about a YouTube. Nowhere. Yeah. Nowhere. We are coming only in theaters. On June 7 this year, Amir Khan appears on an interview with Bharadwaj Rangan on his YouTube channel, where he categorically says that Sitare Zameen Par is not going to be released on any OTT platform, YouTube included. बस इसी मोमेंट के बाद थ्रू आउट द जून आमिर खान जहाँ जहाँ जाते हैं अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए, वो यही बात कहते हैं कि कैसे थिएट्रिकल बिजनेस इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रिलीज विंडो ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो कि यूजुअली 6 to 8 वीक्स की होती है. आमिर खान वाज ऑलरेडी गेटिंग अ पोटेंशियल डील ऑफ 125 crore फ्रॉम ओटीटी फॉर हिज फिल्म. Cinema purists and fans all over are elated that someone like Amir Khan is finally taking a stand against the growing monopoly of OTT platforms. But फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट. जुलाई 29 को अपनी ही फिल्म के ठीक 5 हफ्ते के रिलीज के बाद आमिर खान टेक्स अ 180 डिग्री टर्न एंड सेज कि मैंने तो भाई अब तक सब झूठ बोला. मैं ये सब कह रहा था अपनी फिल्म के थिएट्रिकल बिजनेस को बचाने के लिए. इनफैक्ट मेरी फिल्म ठीक 6 हफ्ते के रिलीज के बाद यूट्यूब पे आ रही है पेपर क्लिक मॉडल पे. जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म यूट्यूब पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था. अच्छा, हमको सिखा दिया है. So this begs the question कि क्या आमिर खान ने ये सारा का सारा झूठ अपनी थिएट्रिकल बिजनेस को बचाने के लिए कहा, या फिर उन्होंने ये सब कुछ किया नेटफ्लिक्स पे अपना गुस्सा निकालने के लिए. आमिर खान जो अब तक हर इंटरव्यू में जा के कह रहे हैं कि वो अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओटीटी डील नहीं ली. क्या वो बात सच है, या यहाँ पे भी कोई प्रॉफिट मेकिंग स्कीम इज एट प्ले? और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आमिर खान अब तक हमसे झूठ बोल रहे थे, तो क्या ही गारंटी है कि वो अब फिर से नए नए इंटरव्यूज में जाके जो भी बातें कर रहे हैं वो भी झूठ नहीं है? लेट्स एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो. पूरा जून हर इंटरव्यू में, हर फोरम पे जा जाके ओटीटी मॉडर्न को डिस करना और फिर थिएट्रिकल बिजनेस को सपोर्ट कर करके सबकी सिंपैथी और सपोर्ट गेन करना. बट फिर आता है 1 अगस्त, जब आमिर खान अपीयर्स ऑन एन इंटरव्यू विद CNBC TV 18 alongside YouTube India head Gunjan Soni, where he talks in detail about his many reasons and the strategy behind releasing his film directly on YouTube. अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जुलाई 29 को आमिर खान सबके सामने आके अपोलोजाइज करते हैं और अपना झूठ कबूल करते हैं और सबसे सॉरी मांगते हैं. बट ठीक 2 दिन के बाद ही अपीयर्स अलोंग विद YouTube इंडियाज हेड, जहाँ पे कि वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं. इन दोनों ही इंटरव्यूज में एक बात नोटिस करने वाली है, इन दोनों जगहों पे वो थिएट्रिकल बिजनेस को ओटीटी के मैंडेटरी 8 वीक रिलीज विंडो से प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं. बट 1 अगस्त आते ही अपनी फिल्म को अगर YouTube पे डालते हैं, तो उन्होंने तो ये फिल्म 6 हफ्ते के अंदर अंदर रिलीज कर दी. तो फिर हाउ द हेल इज ही टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग थिएट्रिकल बिजनेस? ये स्ट्रेटेजी कहाँ लीड कर रही है? आमिर खान was already getting a 125 crore deal offer for OTT, but despite this he chooses YouTube. Why? अब मुझे कहीं ना भी लगने लगा था कि आमिर खान was not telling the entire truth behind his decision. For this, I again rewatched all his recent interviews in a bid to find out a pattern या something in between the lines, जिससे कि हमें actual truth पता चलता. और फिर मुझे कुछ बहुत ही contrary दिखा. जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूँ, तो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी ओटीटी का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है. वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही हैं वो खरीद रहा है. एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस 1 कदम ले मेरी तरफ. मेन मुद्दा तो कभी थिएटर्स का था ही नहीं. मुद्दा था ओटीटी जैसे मिडलमैन को कट करने का. एंड देन आई लैंडेड ऑन अ रीसेंट चैप्टर फ्रॉम हिज लाल सिंह चड्ढा डेज, जिससे कि आमिर खान के करंट एक्शंस के पीछे के रीजन और क्लियर होने लगे. Lal Singh Chanda was a big ticket release and a very ambitious project in Amir Khan's filmography. At that time, Amir Khan demanded a whopping 150 crore rupees from Netflix, on top of which he also wanted a 6-month exclusive window before its OTT release. Netflix couldn't accept his demands and offered only 80 to 90 crore rupees, take it or leave it. But Amir Khan was very confident of his film and never minded. But with the movie bombing very badly at the box office, Amir Khan was left with no other choice but to return to Netflix.
But this time Netflix had the upper hand. Netflix released this film in just 2 months of its release. On top of that, as a final death knell to the coffin, Netflix further humiliated him by paying just 50 crores for the film as opposed to Amir Khan's previous quote of 150 crores, matlab 100 crore ka dhata. Trapped like a deer in the headlights, Amir had no other choice but to bow down to their terms and conditions. Now, I'm not an expert and don't even claim to know what happened behind those closed door board meetings. But based on my research and the points provided to you, I can deduce that this would have been the tipping point for Amir, where he started thinking of moving away from the OTT model altogether. With this YouTube deal and releasing his movie on his own YouTube channel, he has made sure that the audience pay for his movie directly to him and not to any OTT. Now, this leads to the last and very important question. If Amir Khan has lied to us once, what is the guarantee that he is not lying to us right now? Citing in his recent CNBC interview that India has only 8,000 to 8,500 screens nationwide, he says we need more and more screens to bring in more people. In that same stream of thought, he is also projecting his YouTube move as an extension of cinema. As per his logic, थिएटर्स भी तो पे पर व्यू मॉडल पर ही काम करते हैं, जहाँ पे कि ऑडियंस हर एक टिकट के लिए एक डेफिनेट अमाउंट पे कर रहा है. यूट्यूब पे भी अब ऑडियंस वही कर रही है. फर्क सिर्फ इतना है कि यूट्यूब थिएटर से ज्यादा सस्ता है. तो फिर आमिर खान ने इतना सारा रायता फैलाया और उसके बाद भी थिएटर का बिजनेस कैसे बचा पा रहे हैं? जो ऑडियंस नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म देखने वाली थी, वो अब यूट्यूब पे वो फिल्म देखेगी. नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म तो 8 हफ्ते के बाद आने वाली थी, यहाँ पे 6 हफ्ते नहीं डाल दिए. अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टैट्स और फिगर्स बताने वाला हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आमिर खान थ्रू हिज YouTube strategy is going to make more money than any OTT could ever pay him. In the year 2024-25, YouTube accounted for a 38% share of the total OTT market revenue. That amounts to 14,300 crores. Whereas Netflix का market share in comparison था सिर्फ 7.6%. That generated 2,900 crore revenue. अब कहाँ 14,300 करोड़ और कहाँ 2,900 करोड़. So he is definitely reaching a wider set of audience than any other OTT in the world could have ever gotten him. और तो और इनकी earning multiply और भी होंगी if he decides at a later date to upload his film for free and earn through YT monetization, channel memberships और तो और international licensing to any platform of his choice. ऊपर से imagine the amount of followers, sponsors and monetization his YT channel Amir Khan Talkies will get. अब समझे क्यों आमिर खान ने अपनी फिल्म के रिलीज से बस कुछ ही महीने पहले अपने YT चैनल को इतने जोर शोर से प्रमोट करना शुरू किया था. प्रॉब्लम ये नहीं है कि आमिर ditched the traditional OTT and went to YouTube. प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि he did what he did to protect his movies business. प्रॉब्लम ये है कि he lied repeatedly to our faces. प्रॉब्लम ये है कि he did all of this in the garb of protecting the sanctity of the Indian theatrical business. He repeated his lies again and again, almost becoming the poster child of justice for cinema chains. नारे लगाओ, पर उन नारों के साथ खड़े होने की हिम्मत भी रखो. Amir is and has always been a great businessman. But problem तब हो जाती है जब ये एक trend बन जाता है, where celebs are repeatedly willing to lie to your face to protect their films. Just like what Shahid Kapoor did with Deva, saying that it is not a remake of Mumbai Police. Amir also did the same, expecting कि एक sorry, एक apology is going to make all this go away. We expected better from you, Amir. Tell me in the comments whether you feel that YouTube model will be more profitable for filmmakers in the long run or not.